तो दरअसल जिस तरह से चर्चाएं जारी हैं उसको लेकर माना जा रहा है कि जल्द ही और हो सकता है कल ही इस पर संशोधन बिल जो है वो जरूर पेश किया जा सकता है। लेकिन आखिर वक्फ बोर्ड के आखिर कौन कौन से अधिकारों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और जैसे ही चर्चा शुरू हुई उसके बाद में एक अलग तरह की चर्चा जो है वो जरूर जन्म ले चुकी है। करेंगे चर्चा इसी पर ही। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। इस समय हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य जी समय हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद फरहान जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम अधिकार शक्ति के, साथ ही सैयद जवाद जी हमारे साथ में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाजी खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं शुरुआत हाजी खान साहब आप ही से करना चाह रही हूँ। अभी चर्चा हो रही है लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक अलग तरह का बवाल इन दिनों मच चुका है वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर, सबसे महत्वपूर्ण यही जानना चाह रहे हैं किस तरह के बदलाव की उम्मीद अब आप लोगों को नजर आती है इसमें। देखिए मैडम, हिंदुस्तान की सरकार जो है और भारत में जो मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी है उसको देखना चाहती है। जैसा कि आपने अभी बताया कि 8 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी भारत में मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी का सारा इस्तेमाल सही तरीके से हो तो हिंदुस्तान के मुसलमान एजुकेशन के एतबार से, मेडिकल के एतबार से और जॉब्स के एतबार से अपनी ज़िंदगी बढ़िया बसर कर सकती है। सरकार बिल ला रही है, अभी बिल पर चर्चा करना इसलिए नहीं कि बिल का जो विधेयक आएगा उसको पर मसौदा क्या तय किया है सरकार ने, उस पर हमको टिप्पणी करने का अधिकार होगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल होना चाहिए, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए। देश की उन्नति होगी मैडम, उसमें मुसलमान आगे आएंगे तो देश आगे आएगा, उसमें हिंदू आगे आएंगे देश आगे आएगा, उसमें सरदार आगे आएंगे तो देश आगे आएगा, जैन और बौद्ध आएंगे। राष्ट्रभक्ति सरकारों की और देश के नागरिकों की ये होती है, होना चाहिए कि हमारा मुल्क दुनिया में सबसे बड़ी पावर बने, सुपर पावर बने। और उसके लिए एकता की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, राष्ट्रभक्ति की जरूरत है। हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को और सरकार में रहने वाले हर अधिकारी को और राजनीति करने वाले हर राजनेता को ये कहना चाहिए कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी हो, हर आदमी का मदद करनी है, उसके साथ उसका अच्छा व्यवहार करना। यानी कि ये जो बदलाव है उसका एक तरह से कहा जाए स्वागत ही कर रहे हैं कि जो भी चीज है वो देश हित में हो और वक्फ बोर्ड के भी अधिकारों का सही इस्तेमाल हो। लेकिन मोहम्मद फरहान साहब आपका रुख करते हुए, फिर जिस तरह से अब तमाम बातें अभी से ही कही जा रही हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा, ये एक तरह से सरकार बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है, ऐसे तमाम तरह की बातें फिर क्यों उपज रही हैं? कितनी खूबसूरत बात जो है अभी हाजी खान साहब ने कही है। नहीं, अच्छी बात है, हाजी खान साहब खूबसूरत बात करें, लोगों से सुने, सराहना दें उसकी। मगर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो विधेयक है सरकार का, ये जो विधेयक है भारतीय जनता पार्टी का, ये वक्फ संपत्तियों को छीन करके सरकार के हाथ में देने वाला विधेयक है। ये मुस्लिम समाज की, मुस्लिम धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है ये विधेयक। और ये विधेयक मुसलमानों को कमजोर करने वाला विधेयक है, साथ ही भू माफियाओं को। मोहम्मद फरहान जी जरा विधेयक आने तो देते, पहले से ही आप उसके आप उसका विरोध के स्वर अपना चुके हैं, जरा देखिए तो उसमें क्या है। अभी जो चीज चल रही है उससे क्या मिल जा रहा है? बस दूसरों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। देखिए ऐसा है, विश्वास उस पर किया जाता है, विश्वास उस पर किया जाता है जो विश्वास करने के लायक होता है। जो लायक ही ना हो उस पर विश्वास नहीं किया जाता, उस पर 101% क्वेश्चन मार्क लगा के रखा जाता है। और हम ये देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही सत्ता में आई है, सिर्फ उसका एक ही टारगेट रहा है और वो है मुस्लिम समाज। किस तरीके से मुस्लिम समाज के मस्जिदों के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरीके से मुस्लिम समाज के स्टेटस के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरीके से मुस्लिम समाज को टॉर्चर किया गया है, ये पूरे देश की जनता ने देखा। मोहम्मद फरहान जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य जी का रुख करूं, लेकिन मैं उसके पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी। आपकी हो सकता है अपनी ये निजी राय हो, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए, चाहे वो 3 तलाक हो या इसके जैसे तमाम ऐसे अधिकार जो महिलाओं को अधिकार देने से उन्हें रोकते थे, कम से कम वो तमाम अधिकार सरकार ने दिलवाए हैं। और इस बार जो वोट है वो भी मुस्लिम महिलाओं का या मुस्लिम समुदाय का काफी ज्यादा नजर आया है। आचार्य विक्रमादित्य
विक्रमादित्य जी, अगर इस तरह से कोई पाबंदियां या फिर अगर कुछ बदलाव किए जाते हैं वक्फ बोर्ड के अधिकारों में, तो क्या धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ इस तरह के निर्णय होते हैं? नैना जी, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले इस डिबेट के अंदर अभी जो शब्दावली का उपयोग किया गया वो बहुत ही खतरनाक है, देशद्रोह है। सरकार चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुनी है, डेमोक्रेसी के अंतर्गत चुनी है, और जो अभी मोहम्मद फरहान साहब शब्दों का उपयोग कर रहे थे वो देशद्रोह है, वो देशद्रोह है, सीधी तरह से देशद्रोह दिखाई देता है। ये बिल्कुल इस डिबेट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि हम सरकार के पर विश्वास ही नहीं है, यानी इस देश की चुनी हुई सरकार पर विश्वास नहीं है, तो ये देशद्रोह है। तो इस प्रकार के शब्दावली बिल्कुल ना प्रयोग करें। मैं कह रहा हूं इसका बिल्कुल किसी प्रकार भी किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के शब्द, संविधान के अनुसार चुनी गई सरकार है। आप डिबेट करने आए कि हंसाने आए हैं? आपकी फितरत हम अच्छे समझते हैं क्या है। आए हैं कि हंसाने आए हैं आचार्य जी? हंसाने नहीं आए, आप जैसे लोग जो देशद्रोह कर रहे हैं, हम देशद्रोही नहीं है, हम देशद्रोह नहीं करते हैं। हमने साफ साफ देखा है इस देश के अंदर देशद्रोही कौन कौन है। देशद्रोह कर रहे हैं आप, देशद्रोह कर रहे हैं, आपके खिलाफ केस चल सकता है, आपके खिलाफ सरकार को केस चलाना भी चाहिए। मैं तो कहूंगा ठीक है, एक बार फिर से मुद्दे पर आते हैं और देखिए चर्चा में शब्दावली का थोड़ा सा ध्यान रखकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुद्दे पर आते हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर अगर वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कुछ बदलाव किया जाता है तो उससे क्या आपत्ति हो सकती है और क्यों आपत्ति हो सकती है? क्या इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार होगा? देखिए, सबसे पहले तो इनको हर चीज में धार्मिकता लाने के लिए बात जो करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। सरकार को पावर है, पार्लियामेंट को पावर है कि जो गलत पावर दी जाती है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस पावर का, उसको रोका जाए। इस देश के अंदर हमने व्यवस्था देखी है कि किसी भी जमीन पे जाकर वक्फ बोर्ड कह सकता है कि ये जमीन मेरी है और इसमें कोई दो राय नहीं होती। इलाके का डीएम, हाई कोर्ट तक उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। अभी जिंदल 100 के केस में जो 2008 का केस था उसके अंदर ये भयावह स्थिति बनी। जिंदल 100 के जो एकड़ों जमीन थी उसके अंदर एक 400 गज की जमीन को इन्होंने कह दिया कि हमारी जमीन है, इस पे नमाज अदा होती है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सबसाइड किया, वक्फ बोर्ड को समझाया कि भाई ये नहीं है, और ये भयावह स्थिति है। मैं कहूंगा इससे आगे भी चलकर मुसलमानों ने इस देश के साथ कितना भयावह मजाक किया वो समझ में आना चाहिए। 1947 से पहले जो लोग इस देश को छोड़ के गए वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में कर गए, जबकि इस देश में आए हुए जो वहां के हिंदू थे वो जमीन उनको मिलनी चाहिए थी। जैसे उनकी जमीनों को जो हिंदू वहां से हिंदुस्तान में आए उनकी जमीनों को वहां के यहाँ के मुसलमानों को दिया गया, लेकिन इस देश ने मुसलमानों ने ऐसी चाल चली कि जो 8,000 एकड़ 8 लाख एकड़ लैंड जो इनके पास है वो सीधी तेज से वक्फ में ट्रांसफर कर गए, जिससे, और आपको याद होगा गांधी और नेहरू ने दिल्ली के अंदर जो हिंदुओं को जमीन दी गई थी उसको रातों रात खाली कराया कि नहीं ये जमीन मुसलमानों की है, मुसलमानों की रहेगी। ऐसी सरकारें हमने देखी है इस देश के अंदर, ये स्थिति है। और इन सब चीजों पे आज विशेष तौर पर बहुत बृहद रूप से आज डिबेट की आवश्यकता है। ये जो इस देश के साथ दुराग्रह हुआ है, देश ने इस देश के साथ जितना भयावह स्थिति बनाई, 8 लाख एकड़, यानी हिंदुस्तान में किसी सरकारी ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ी लैंड इनके पास कैसे आई? कुछ भी लैंड पे हाथ रख दी वो इनकी हो गई। उसी के सत्यापन के लिए ये जो तमाम संशोधन है वो नजर आएंगे। नैना जी आधा मिनट और दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा कल नैना जी के घर पे जाके उंगली रख दे कि ये जमीन मेरी है और ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, ऐसे नहीं हो सकती। गलत बयानी मत करिए, ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं तब होती है, ऐसी बातें मत कीजिए। देश में दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, पुरानी दिल्ली में सैकड़ों पाकिस्तान से आए पंजाबी रह रहे हैं और वो मुसलमानों के मकान में रह रहे हैं। ठीक है आचार्य, ये केवल इस देश में ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं। ठीक है मोहम्मद फरहान 30 सेकंड में जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं दूसरे गेस्ट का रुख कर रही हूँ जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये कहते हुए खुद पर शर्म आती है कि ऐसे लोगों के नाम के आगे आप हिंदू धर्म गुरु लिखती हैं, जो केवल बैठकर नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोले जाते हैं। आपसे पूछकर मैंने आपको वक्त आपकी बात रखने के लिए किया था, किसी का टाइटल सुनिश्चित करने के लिए कुछ पता नहीं है। 1954 का जो वक्फ अधिनियम उसके बारे में ये पढ़े नहीं, इनको बस टीवी पर बैठा दीजिए, ये आकर केवल झूठ का पुलिंदा लेकर बैठ जाएंगे और झूठ बोलते जाएंगे। इनके मुंह के अंदर सारे पत्र दे सकता हूँ, आपसे पढ़ा लिखा आदमी हूं, आप जैसे
आप जैसे मदरसे लोगों में अच्छे से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं सैयद जवाद का भी रुख करना चाहूंगी। सैयद जवाद, मुझे एक बात बताइए, कुछ समय पहले एक मामला सामने आया था तमिलनाडु का ही। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की तिरुचि जिले का गांव था, जहां पर 1500 साल पुराना गांव होगा, लेकिन अचानक से वहां पर जब एक व्यक्ति ने अपनी जमीन बेचने की कोशिश की तो ये पता चलता है, रजिस्ट्रार की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड अपना दावा कर चुका है, ये जमीन उसकी है। फिर कोर्ट के चक्कर पे चक्कर, तमाम ऐसे मामले कई सामने आए और एक नहीं जाने सैकड़ों ऐसे मामले सामने आए। अगर इस तरह से मनमानी होगी तो क्यों नहीं उस पर लगाम लगाई जाए, और अगर लगाम लगाई जाती है तो क्यों उस पर आपत्ति हो रही है? आखिर उन अधिकारों का दुरुपयोग होने से रोका जाता है तो क्यों आरोप पे क्यों दिक्कत होगी? मैडम, आपके एक सवाल में कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब आप संक्षेप से मुझे देने दीजिएगा। नंबर एक बात कि ये सरकार जो है मुस्लिम, दलित और ओबीसी विरोधी है, और उसको 3 आपको नजीर देता हूं मैं इससे। ये मैंने क्यों कहा है वो आपको बताऊं। जहां कहीं पर मुसलमान माइनॉरिटी से जुड़ा मसला आएगा, सरकार सबसे ज्यादा इंटरवीन करती है, बगैर किसी चर्चा के, बगैर किसी विचार विमर्श करे कोई भी बिल सदन के अंदर तड़ से लेकर के आया जाता है। क्या सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है या नहीं कर रही, ये भी सवाल होना चाहिए। नंबर एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से दलितों का, खास तौर के भारत के अंदर SC/ST समुदाय का, जो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि गरीबी के अंदर ज्यादा मुब्तला लोग हैं, इसीलिए उनके आरक्षण के ऊपर हमला और उनकी जात के नाम के ऊपर हमला, कभी घोड़ी चलने के ऊपर, कभी मूंछ रखने के ऊपर, यही मानसिकता के लोग करते हैं। और चौथी सबसे बड़ी, जिस तरीके से ओबीसी के आरक्षण के ऊपर हमला करा जा रहा है लगातार, ये 3 समुदाय के लोग टारगेट में, नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 दलित, नंबर 3 ओबीसी। अब आता हूं सैयद जवाद जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने बस एक ही चश्मा लगाया है और बस अब आप उन तमाम देखिए मेरी आंखों, आप देखना चाहते हैं। नहीं, मैं इसीलिए जानना चाह रही हूँ, मैं इसीलिए जानना चाह रही हूँ। मैंने सवाल आपसे पूछा, अगर अधिकार इस तरह से किसी को मिलते हैं, किसी संस्था को, किसी बोर्ड को मिलते हैं, अगर उन अधिकारों का कोई दुरुपयोग करता है तो क्या उस पर एक्शन लेना गलत हो जाता है? क्या उसके अधिकारों को सुनिश्चित करना गलत हो जाता है? क्या ये कहा जाए कि उन अधिकारों में बदलाव करने की परिस्थिति लाना गलत हो जाता है? मैडम, इस देश में जब झूठ बोल करके सरकारें आती हैं, जब झूठे वादे करके सरकारें आती हैं, तब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? मुझे एक बात समझ में नहीं आती सैयद जवाद जी। अरे आपको समझ में नहीं आएगी? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ना आपको चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा, ना सरकार पे भरोसा, ना चुने हुए नुमाइंदों पर भरोसा, ना संसद में बैठे तमाम लोगों पर भरोसा। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी को मैं चाहूंगी कि जरूर इस चर्चा में एंटर करते हुए, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जब भरोसा ही नहीं है, हर बात पर विरोध ही करना है, मैंने तो तमिलनाडु का एक उदाहरण देकर पूछा, तो क्या अब इस तरह के तमाम अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए? मैडम नेहा जी, अब आप बोलने दीजिएगा। आप देखिए इनको नहीं, आप चुप रहिए भाई, हमारी बारी है, हमें बोलने दो, आप बोलिए। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन आपका, मैं लगातार सैयद जवाद जी, मैं आ रही हूं, स्वामी याद करने लगे, आपको आदत है क्या, बीमारी है? मैं दोबारा रुक करूंगी जब तक स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। इतने देर से आप लोग बैठकर बोल रहे हो, बोलने दो, हमारी बारी आई तो आप जवाद जी आप खलल डाल रहे हो। देखिए ऐसा है नैना जी, 1931 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, अंग्रेज उस समय सत्ता में थे। सवाल ये है कि उसके बाद एक लंबी लड़ाई के बाद देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 14 अगस्त को उसके पहले, एक दिन पहले देश का विभाजन हो गया। और देश के विभाजन इस आधार पे हुए कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमारा खान पान अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, डैश डैश डैश, और वो अपना पाकिस्तान एक टुकड़ा ले लिया। तो भाई वक्फ बोर्ड यहाँ क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड को तो उसी समय भेज देना चाहिए, तू पाकिस्तान जा। आखिर किसने छोड़ दिया? दूसरी बात, आप बताइए, पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड है क्या? 56 देश में हिंदू बोर्ड है क्या? बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड है क्या? तो यहाँ ये सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? और इसको भस्मासुर बनाने का काम जो पिछली सरकारों ने किया, इसको ये अधिकार दे दिया कि जिस जमीन पे हाथ रख दे, मंदिर और आश्रम पे हाथ रख दे, वो इसका हो गया। अरे कमाल की बात है, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? तमिलनाडु, केरल और तमाम देशों में जो 2500 वर्ष पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों को
उन मंदिरों पे वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा दिखा दिया है। सवाल यह है, आप जरा सोचिए कि यह इसी देश में एक तरफ तो देश को विभाजन करा दिया, एक टुकड़े वो लेके चले गए, और उसके बाद एक गजवा हिंद बनाने के लिए यहाँ सेंटर बना दिया, और इसके पैरवीकार लोग, चाहे फरहान जी हों, जवाद जी हों या हाजिक जी, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जी हमें न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, जी हमें सरकार पे विश्वास नहीं है, जी हमें मीडिया पे विश्वास नहीं है, हमें यहाँ के लोगों पे भी। अरे तो पाकिस्तान चले जाओ ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो भाई? आपके विश्वास के लिए तो देश आपने बना दिया, आप चले जाओ पाकिस्तान। लेकिन भारत की आजादी में आपका कोई योगदान था? आप तलवार के पीछे तलवार पहन के खड़े थे। आप अभी मोहम्मद फरहान जी, देखिए मेरे डिबेट में शब्दों की मर्यादा के साथ में चर्चा होगी। मोहम्मद फरहान जी, आप एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं, जरा शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखिए, शब्दों की मर्यादा पर ध्यान में रखिए। नैना जी, मैं ऐसे शब्दों को बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगी, अपनी डिबेट में बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी। मैं पूरा मौका दे रही हूँ मोहम्मद फरहान जी आपको भी, लेकिन ऐसे शब्दों के साथ में नहीं। नैना मैडम देखिए, नैना जी ये अगर इस तरह की बात करेंगे, सुनो भाई, ये इस तरह की बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड और तमाम तरह की जो इनकी अभिव्यक्ति आपने सुनी ना आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में मर्यादा, अरे भाई कह रहे हैं कि मुसलमानों को छोड़कर चले जा रहे हैं, पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो। अगर जाना है तो आप बीच में ना बोलो। तो मर्यादा संस्कार की आशा इनसे नहीं की जा सकती। थूक जिहाद के समर्थक लोग हैं, या तो लव जिहाद के समर्थक हैं, या तो स्वामी चक्रपाणी जी आप भी अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद रखी जाएगी? आप भी अगर ऐसे शब्दों का बीच में क्यों बोल रहे? क्या मैंने किसी के बोला? अच्छा नैना जी हम मौका देंगे नहीं देंगे बोलने का? जी बीच में अवरोध उत्पन्न क्यों कर रहे हैं ये जिहादी? ये जब बीच में टीबी जिहाद करेंगे, रोकेंगे, तो मैं बोलूंगा ना कि मैं बोलूंगा भी नहीं। ये कत्ल भी करते हैं। आप रावण का चरित्र पेश नहीं कर रहे, आप जो है रावण का चरित्र पेश कर रहे हैं, राम का चरित्र पेश नहीं कर रहे। राम के नाम पर आप लैंड को कब्जा कर सकते हो, मंदिर बना सकते हो, लेकिन चरित्र नहीं ला सकते। करेक्टर बैकग्राउंड से आता है ना, आपके पास बैकग्राउंड है नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपको ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे देश में अपना तकलीफ है। ठीक है, एक मिनट इनसे पूछना चाहता हूँ। हाजी खान जी, अयोध्या मंदिर वाली राम जन्मभूमि की बात अब पुरानी हो गई, कब तक उसी गाड़ी पर अटके रहेंगे? कभी उसी जगह पर कब तक अटके रहेंगे? अब तो गाड़ी बहुत आगे निकल गई हाजी खान साहब। नहीं, आपने कहा कि मंदिर की जमीन पर आपने कब्जा किया। ये जो बैठे हुए हैं जिस मंदिर पे, इनकी कह रहा हूँ, रामचंद्र जी का तस्करा नहीं कर रहा। ये जो है भूमि माफिया लोग हैं, ये कब्जे करते हैं और मंदिर बनाते हैं। उसके बाद इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल के 23 करोड़ को आप भारत से भगा देंगे। हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी है मैडम। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई मुसलमानों की और मुस्लिम लीग की, खाली मुसलमानों से हुई थी, तो 1% एक वोट से हारी थी। एक वोट से जीती। ये किसी की देशभक्ति को तय करने का कोई पैमाना थोड़ी ना है। कोई किसी के कहने पे कोई देश ना छोड़कर जाएगा, ना कोई देश में आकर रहेगा। कोई नहीं छोड़वा सकता, कोई भी नहीं छोड़वा सकता। सारी दुनिया की ताकत लग जाए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं छोड़वा सकती। कैसी बात कर रही है? मैं ये कह रहा हूं कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। स्वामी जी से पूछो कितने साधुओं ने दिया कुर्बानी। मैं पूछना चाहता हूँ, दो स्वामी बैठे हैं, इनसे पूछिए कि देश की आजादी में इनकी क्या कुर्बानी है, इनके पुरखों की या साधुओं की। 45,000 मौलाना दिल्ली में काट दिए गए, लाहौर से कलकत्ते तक 52,000 मौलाना पेड़ पे लटका दिए गए। इनसे पूछो कितने साधुओं ने कुर्बानी दे दी देश में। अरे तो इसीलिए पाकिस्तान ले लिया भाई, पाकिस्तान ले लिया। हमारे आप लोग सभी बड़े सम्माननीय, सभी सम्माननीय मेरे साथ में इस दौरान बैठे। देश की आजादी में आखिर किसने कुर्बानी दी, किसकी जमीन क्या, ये इस पर चर्चा नहीं है। नहीं हाजी खान साहब, नहीं डाइवर्ट मत कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए। इनके पूर्वजों ने देश बंटवाया, हमारे डाइवर्ट मत कीजिए। गांधी जी और नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद की
बात पे रही। हमारे हम देश पूर्वजों में ने अपनी बाई बलिदान चॉइस है, देकर के आप देश बाई को चॉइस आजाद कहीं भी नहीं जा कराया। सकते क्या थे, बात करते हो? आपके पास रास्ता देखिए, भी नहीं नैना जी, मुझे था, 2 मिनट हम बोलने बाई का चॉइस मौका है दीजिए। हिंदुस्तानी। अरे कुछ नहीं, नैना जी, 2 कुछ मिनट नहीं, बोलने का मौका आप दीजिए। इसी का तो ठीक है, परिणाम आज प्लीज झेल एक रहे एक हैं। करके, अरे एक एक करके, तो आप ऐसे देश नहीं, को तुम ठीक है, पूरा करवा दोगे। ऐसे नहीं, ऐसे परिणाम नहीं। है। सैयद जवाद जी, नैना सैयद जी, जवाद जी, नैना जी, जरा मुझे एक बार जो फिर से वक्त नफरतों के बीच बोए हैं आपने, हाजिर खान जो साहब, हो गए, हाजिर खान साहब आप प्लीज, देश को खंडरों की तरफ हाजिर ले खान गए। साहब समझ प्लीज, लिया। आप इस स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ में, प्लीज